Hello everyone. Welcome back to the PCB 10 Runal revision lectures. So sorry for the so much delay. Actually, I was not well. I was having eye infection. That's why I was unable to, teach you. But yeah, we will now proceed with pillar 2D, which is disinvestment to deficit to budgets and scheme types. ठीक है? अभी तक हम लोगों ने इसके पीछे के सारे पिलर कर लिए हैं. I hope everyone is having no doubt. ऑल्सो देयर वर 2-3 स्टूडेंट्स जिसके मेरे पास डाउट्स व्हाट्सएप पे आए थे. I will resolve them. Actually, because of the eye injury, I was unable to, reply you guys back. But I will reply you soon. Okay. So, अब हम बात करते हैं कैपिटल डेट रिसीप्ट एंड कैपिटल नॉन डेट रिसीप्ट. देखिए, कैपिटल डेट रिसीप्ट के अंदर क्या क्या आते हैं. इंटरनल बोरोइंग्स जैसे कि आरबीआई से इंटरनल बोरोइंग्स, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम स्मॉल सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, किसान विकास पत्र, फ्रॉम प्रोविडेंट फंड. एक्सटर्नल बोरिंग जैसे कि फॉरेन कंट्रीज से, इंटरनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक. ठीक है. बिगर पोर्शन जो है कैपिटल रिसिप्ट का वो इसी साइड से आता है, यानी कि कैपिटल डेट रिसिप्ट होता है एज कंपेयर टू कैपिटल नॉन डेट रिसिप्ट. नॉन डेट रिसिप्ट के अंदर क्या आता है, द लोन प्रिंसिपल रिकवर्ड. जो लोन प्रिंसिपल रिकवर्ड किया जाता है दैट इज यूनियन गवर्नमेंट ने लोन अगर दिया हुआ है टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो जब वो प्रिंसिपल रिटर्न कर देते हैं वो काउंट किया जाता है यहाँ पे. ठीक है. डिसइन्वेस्टमेंट दैट इज यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेल कर रही है अपने शेयर्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है वो कैपिटल नॉन डेट रिसिप्ट में आता है. ये इसका पोर्शन स्मॉलर होता है. ये जो कैपिटल नॉन डेट रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन है ये और ये बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दीज ट्रांजेक्शन. ठीक है. ये कैपिटल डेट रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. 3 तरीके की कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है. पहली आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, देन गवर्नमेंट कंपनीज. देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, दे आर डायरेक्टली पार्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री. डायरेक्टली मिनिस्ट्री का पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल पोस्टल, रेलवेज. ठीक है. दे कैन बी क्रिएटेड इजिली. इसमें कोई लॉ की जरूरत नहीं होती, कोई कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, तो ये इजिली फॉर्म हो जाती है. बट एज कंपेयर टू द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. एग्जाम्पल आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, एफआईसी एक्ट, एफसीआई एक्ट, ईपीएफओ एक्ट. ठीक है. सिडबी, नाबार्ड, ये एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग और एग्जिम वगैरह, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन सब चीजों के थ्रू ये बनती है. जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लगता है इनको बनाने के लिए. और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेशन है जो बने हैं, जैसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं. ठीक है. रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट के अंदर होती है ये गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51%, ये 51% से ज्यादा होती है इनके अंदर. जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, सेल, एनटीपीसी. ठीक है. ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एंड एनबीएफसीज के, विच आर नॉट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. ओके. सॉरी. सो रिस्क एवर्जन बाय ऑफिसर्स. ठीक है. हाई लेवल ऑफ मिनिस्टर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है. इसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑफिसर्स के अंदर, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है मिनिस्टर्स का, और ये दोनों के बीच का मिडल है. ठीक है. यहाँ पे सीएजी यहाँ पे डायरेक्टली ऑडिट करेंगे. देयर अर्निंग्स विल गो डायरेक्टली इन पब्लिक अकाउंट, दैट इज सीएफआई अकाउंट में जाता है, पब्लिक अकाउंट में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा भी था. बट अगर मैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करूं, सो सम ऑफ दीज एक्ट्स प्रोवाइड फॉर इंटरनल ऑडिट एंड एक्सक्लूड सीएजी फ्रॉम ऑडिटिंग द कॉर्पोरेशन. सीएजी नहीं आता है यहाँ पे ऑडिटिंग के लिए, बट इंटरनल ऑडिट होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एंड एलआईसी. बट यहाँ कंपनीज एक्ट में रिक्वायर देम टू प्रोड्यूस ऑडिटेड रिपोर्ट. सीएजी विल इम्पैनल द प्राइवेट ऑडिटर्स फॉर देम. ठीक है. इसके अलावा ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज होती है, इनकी जो अर्निंग होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो डिविडेंड वगैरह शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर एम्प्लॉइज आर कंसीडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय. एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, सब्जेक्टेड टू देयर सर्विसेज एंड डिसिप्लिन रूल्स विच इज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट. इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं माना जाता है. देयर सर्विस डिसिप्लिन कंडीशंस आर गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल मैनुअल्स. ठीक है. इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है. All the 3 types of organization are answerable under the Right to Information Act 2005. सबके सब answerable है under the Right to Information Act 2005. Clear? Objective क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर के लिए थ्रू अफोर्डेबल सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल बैलेंस, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड एमएनसीज. वही सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन, सीपीएससी, पीएसयू, पीएसबी. सीपीएससी होता है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस.
ये होता है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये वो बैंक्स होते हैं वेयर गवर्नमेंट हैज द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स, ठीक है। सीपीएसईज क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट में, एंड यूनियन गवर्नमेंट की 51% या 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है। कॉमनली हम इसको गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं। द वर्ड सीपीएसई इज मेनली यूज्ड टू डिनोट व्हाट, government companies which is other than public sector banks, public sector insurance company and public sector NBFCs. Okay. Whereas this PSU, which is public sector undertaking, is collective term for all the government companies which is owned by union government, state government and local bodies. Clear? नेक्स्ट हमारी आती है कुछ रत्ना कंपनीज। फ्रीडम टू गवर्नमेंट कंपनीज बेस्ड ऑन परफॉर्मिंग, ठीक है। फ्रीडम टू गवर्नमेंट कंपनीज बेस्ड ऑन परफॉर्मिंग के बेस्ड पे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, जो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो डिसाइड करता है रत्ना स्टेटस, कैसे कैसे रत्ना स्टेटस, जैसे मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, जो कंपनीज को दिया जाता है टाइटल। 2021 में डीपीई की जगह ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। दिस इज नॉट फॉर प्राइवेट ओन कंपनीज लाइक टाटा, इन्फोसिस और अडानी, ठीक है। रत्ना स्टेटस विल रत्ना स्टेटस वाली गवर्नमेंट कंपनीज आर गिवन फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर ऑपरेशंस, ठीक है, कि रत्ना स्टेटस इसलिए दिया गया है कि ऑपरेशन जो भी वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं चीजें, उसमें एक कम इंटरफेरेंस रहे, गवर्नमेंट का अप्रूवल हर जगह ना लगे और इजीली स्मूथली चीजें हो सके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। एग्जाम्पल, हायरिंग मोर प्रोफेशनल्स, एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनीज विदाउट रिक्वायरिंग गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एवरी स्मॉल डिसीजन। क्लियर? नेक्स्ट आता है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड 2। देखिए, ये प्रॉफिट मिनी रत्ना कंपनीज कौन सी होती है, वो जो प्रॉफिट करती है इन द लास्ट 3 years कंटिन्यूसली। फर्दर ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्रॉफिट इज जनरेटेड, ठीक है। नवरत्ना क्या होता है, एक मिनी रत्ना कंपनी होती है, इसी में ये मिनी रत्ना कंपनी जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, या फिर कोई नॉन मिनी रत्ना गवर्नमेंट कंपनीज जो कुछ वाई कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, जैसे मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी कंडीशन होती है, इतना डिटेल में हमें जाने की नीड भी नहीं है। तो मिनी रत्ना कंपनी जो कुछ कंडीशन फॉलो करे, या नॉन मिनी रत्ना गवर्नमेंट कंपनी जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करती है, वो आती है नवरत्ना में। महारत्ना क्या होता है, ये ऑलरेडी नवरत्ना कंपनी होगी, ठीक है, नवरत्ना तो है ही, प्लस दे आर फुलफिलिंग सम कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए 5,000 करोड़ का प्रॉफिट पर ईयर इन द लास्ट 3 years, लिस्टेड एट स्टॉक एक्सचेंज, सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, तो वो सारी की सारी महारत्ना कंपनीज होती हैं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट आप लोगों को पता है, डिक्रीजिंग द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, बट गवर्नमेंट कीप्स एट लीस्ट 51% शेयर होल्डिंग विद इटसेल्फ। क्लियर? प्राइवेटाइजेशन होता है 51% से भी कम प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है। व्हेन गवर्नमेंट सेल्स अप टू 51% और मोर शेयर होल्डिंग अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ, मैनेजमेंट कंट्रोल भी छोड़ रही अपने हाथों पे, उनके हाथों पे, तो वो हो गया प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट या स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन एज पर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन इन दी मोदी राज पीरियड, दैट इज 2014 से 19 पीरियड में मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन क्या था। तो वेरियस मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। पहला है कन्वर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इशुइंग आईपीओ, जैसे कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी एंड रेल विकास निगम, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करना और आईपीओ ऑफर करके, ठीक है, और आईपीओ ऑफर करना। दूसरा हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड विच इज ईटीएफ्स, तो सीपीएसई ईटीएफ, भारत 2022 ईटीएफ, ये सारे इसके एग्जांपल्स। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम विच ऑफर शेयर्स ओनली टू नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ऑफर फॉर सेल्स, गवर्नमेंट सेल्स इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स टू बोथ द रिटेल एज वेल एज द नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। शेयर्स बायबैक, दैट इज गवर्नमेंट कंपनीज इटसेल्फ बाइंग द शेयर्स विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, thereby decreasing the government shareholding position vis-a-vis private sector होल्डिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी खुद ही अपने शेयर्स खरीद रही है ऑलरेडी, जो खुद वो ओन कर रहे थे। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन मोदी राज। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेलिंग अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन अ सीपीएसई अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल टू अ प्राइवेट पार्टी। एक अपना मेजोरिटी 50% से ज्यादा शेयर प्राइवेट के हाथ में दे देना और मैनेजमेंट कंट्रोल भी उनके हाथ में दे देना। फॉर दिस एक्शन नीति आयोग प्रेफर्स टू यूज द टर्म स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सेम चीज के लिए स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट यूज कर दिया जाता है, स्ट्रेटेजिक सेल इंस्टेड ऑफ अ प्राइवेटाइजेशन, लेस द ऑपोजिशन पार्टीज क्रिएट अप्रोल अबाउट इट, ठीक है।
नेक्स्ट आता है न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसई पॉलिसी 2021। देखिए स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक में आता है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। वेयर एज नॉन स्ट्रैटेजिक में होते हैं जो बाकी के अदर सेक्टर्स हो गए वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है। विल देयर बी अ गवर्नमेंट कंपनी हेयर? मिनिमम एक गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे होती है। रिमेनिंग विल बी मर्ज, प्राइवेटाइज और शट डाउन। ठीक है, एक गवर्नमेंट कंपनी होती है। नो गवर्नमेंट कंपनी विल बी केप्ट। जितनी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनीज है वो सारी की सारी प्राइवेटाइज हो जाएगी और शट डाउन हो जाएगी। ठीक है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन विच इज एनएमपी 2021, ये आपको पता भी होगा इसके बारे में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर सेलिंग एंड लेंटिंग एंड लीजिंग द लैंड बिल्डिंग मशीन एसेट्स ऑफ सीपीएसई, नेशनल हाईवेज, रेलवेज टू मोबिलाइज ₹6 लाख करोड़ बाय 2025। ठीक है, लीज कर देना, सेल कर देना, रेंट कर देना बिल्डिंग वगैरह, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, जिससे कि पैसा आ सके 6 लाख करोड़ बाय 2025। तो कैपिटल पार्ट, अब हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल के अंदर एक पोर्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा होता है। कैपिटल एसेट्स फॉर वेरियस स्कीम, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, बिल्डिंग व्हीकल्स, देन गिविंग डेट इक्विटी फाइनेंस टू पीएसयू एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, गिविंग लोन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। Finance Minister, Department of Economic Affairs, Indian Development and Economic Assistance Scheme, IDEAS, gives such rupee to foreign nations. ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है उसमें ये आइडियाज करके एक स्कीम है जो रुपी कुछ पैसा देते हैं फॉरेन को, फॉरेन नेशंस को। ठीक है, इसका एग्जांपल है ये। यूनियन रीपेइंग लोन प्रिंसिपल फॉर इंटरनल डेट, ऑल्सो पेइंग फॉर एक्सटर्नल डेट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे कम होते रहते हैं, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा और कम, इसमें थोड़ा और कम, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन इनकम जनरेटिंग एसेट्स। उस जगह पैसा खर्च कर रही है कंपनी जहां पे इनकम जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स। इंटेंजिबल लाइक पेटेंट फॉर वैक्सीन, कॉपीराइट फॉर बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर, ब्रांड लोगो, ट्रेड सीक्रेट फॉर्मूलाज। एग्जाम्पल जो KFC, बर्गर, कोका कोला के हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल में लगाना टेंजिबल में, अनसोल्ड इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स। यहाँ पे लाइसेंस फीस हो गई, सॉफ्टवेयर, माइनिंग, टेलीकॉम जो इंटेंजिबल है हमारे। इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द शेयर्स, बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज। यहाँ पे हो गया क्लाइंट्स, डेटाबेस, मेलिंग लिस्ट वगैरह, ये इंटेंजिबल है। अकाउंट्स रिसीवेबल, गुडविल, कैश एंड डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ये वेबसाइट, डोमेन नेम, तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, टेंजिबल एसेट्स हो गए। तो इससे कैपिटल जनरेट होती है तो कंपनी इन पे पैसा लगा रही है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, सरप्लस होता है, डेफिसिट होता है, बैलेंस होता है। सरप्लस बजट क्या होगा? जिसमें गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हुई एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर। बट डेफिसिट क्या होगा? जिसमें इनकम कम है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर, बट बैलेंस क्या होता है? जिसमें दोनों चीजें बैलेंस होती है। सिंपल। तो बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों कवर होते हैं टोटल रहना। तो टोटल के अंदर क्या होता है? रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों कवर होते हैं। ठीक है, समझ आया? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है बजट डेफिसिट, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज नेट बोरोइंग एट होम, बोरोइंग फ्रॉम RBI एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। बट नेट में क्या हो जाएगा? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस द नेट लेंडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू शुड नो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, again fiscal deficit minus interest to be paid on previous loans. Revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. Effective revenue deficit is revenue deficit minus grants for the creation of capital assets. Okay, तो ये कुछ formulas है, you should revise this, you should read this and you should learn this. Next come fiscal glide. Fiscal glide refers to the gradual adjustment or decrease in the fiscal deficit over time to maintain economic stability. फिजिकल डेफिसिट धीरे धीरे कम होना टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसको बोल देते हैं फिजिकल ग्लाइड। क्लियर? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस, EBR, और ऑफ बजट रिसोर्सेस, बेसिकली दीज आर द लोन्स व्हिच इज टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये वो लोन्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ले रहे हैं, PSUs, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट नॉट रिलीजिंग फूड सब्सिडी टू FCI एंड देयर बाय फोर्सिंग FCI टू बोरो मनी फ्रॉम नेशनल सेविंग फंड। ठीक है, स्मॉल सेविंग फंड जो होते हैं ना, फॉर इट्स फूड स्कीम। ठीक है, तो ये एक तरीके का इसका एग्जांपल हो गया एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स, यानी कि जब गवर्नमेंट क्या कर रही है,
जो भी लोन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ले रही है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला फूड सब्सिडी ना देने की जगह एफसीआई को, उन्होंने कहा एफसीआई को कि वो पैसा बोरो कर लो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में से, ठीक है, फूड स्कीम्स के लिए, तो वो इनडायरेक्टली पैसा दे रही है, समझ रहे हो? ऑल्दो बजट 2021 अनाउंस टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस, 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको ईबीआर को यानी कि एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स को इतना आया था एज ऑफ बजट बोरोइंग्स थ्रू पैरास्टेटल एंटिटीज एंड आस्क गवर्नमेंट टू अवॉइड इट। तो बेसिकली प्रैक्टिस स्टॉप करने के लिए बोला गया। ये एक टेबल है जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए दी गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है डेट कॉम्पोजिशन टाइप वाइज। अगर हम बात करें, देखिए आउट ऑफ लोन्स मेजोरिटी कहाँ जाता है, माइनॉरिटी कम खर्चा कहाँ जाता है। टोटल पब्लिक डेट के अंदर मेजोरिटी 70% स्टेट गवर्नमेंट का है, 30% यूनियन। यूनियन डेट सोर्स जो आता है उसमें से मेजोरिटी जो है इंटरनल खर्चे के लिए, एक्सटर्नल बाहर वालों के लिए 6% जाता है। रीपेमेंट करेंसी जो आती है वो रूपी फॉर्म में आती है ज्यादातर, थोड़ी बहुत फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आती है। यूनियन डेट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है मेजोरिटी, और बाकी जो होता है हार्डली 5% ऑफ द गवर्नमेंट लोन्स आर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, एग्जांपल मे बी टाई विद लिबॉर एटसेट्रा। टेन्योर ज्यादातर लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, देखो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है, फिजिकल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि इंप्लॉयमेंट और जीडीपी बढ़े। तो जब इंप्लॉयमेंट और जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा देती है तो उससे क्राउडिंग इन होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आती है, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्टेबल होने के चांसेस होते हैं। दिस इज काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी, कि गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया कि इकोनॉमी के अंदर पैसा आए, और फिर इकोनॉमी के अंदर पैसा आता है, फिर इकोनॉमी चलती है, तो काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी बोला जाता है। डेफिसिट फाइनेंस करने का एक एग्जाम्पल एक है रिकार्डियन इक्विवेलेंस कंसेप्ट। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए डेफिसिट हुआ, गवर्नमेंट ने पैसे बोरो करने शुरू करे, एट मैच्योरिटी पे बोरो करे, जिसको ऑल्सो कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योर, रिडम्पशन भी बोल देते हैं। तो गवर्नमेंट ने मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी रेट पे लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट को ये रिटर्न करना पड़ेगा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू द लेंडर्स, तो इसको बोल देते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस, कि गवर्नमेंट ने डेफिसिट आया उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया मैच्योरिटी रेट पे, जो गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू द लेंडर्स, एंड इट इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस। बेसिकली रिकार्डियन इक्विवेलेंस का यही कंसेप्ट होता है कि अगर लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है, मतलब इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि लोग क्या करते हैं ना, इस वजह से क्योंकि पैसा नहीं है ना, तो लोग क्या करने लग जाते हैं, स्पेंड कम करने लग जाते हैं और सेविंग ज्यादा करने लग जाते हैं। तो उस वजह से कंपनीज की अनसोल्ड इन्वेंट्रीज बच जाती है, और ये कहीं एक तरीके से इकोनॉमी के लिए नई प्रॉब्लम बन जाती है। गवर्नमेंट सोचता है ऐसा है कि भाई हम लोग पैसा बढ़ाए, लोगों का खर्चा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है ये सोच के कि लोग ज्यादा स्पेंड करें, बट एक्चुअली में क्या होता है, लोग फिर कम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं और सेविंग ज्यादा करने लग जाते हैं। उसकी वजह से अनसोल्ड इन्वेंटरीज बन जाते हैं और ये इकोनॉमी के लिए एक नई प्रॉब्लम लेके आ जाता है, ठीक है, न्यू प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। प्रोपोजिशन अज्यूम्स दैट सिटीजन, क्योंकि असम्पशन लेके चलते हैं दैट सिटीजन आर परफेक्टली रेशनल एंड परफेक्टली केपेबल टू थिंक अबाउट फ्यूचर इनकम, फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी, fiscal deficit when making their consumption decision. All citizens are paying taxes, but usually practically ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये कंसेप्ट से, यही असम्पशन से चलता है कि लोग रैशनली बिहेव करेंगे, लोग जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट सोच रही है वैसा ही सोचे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इकोनॉमी के अंदर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग और तरीके से किया जाता है, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोवर्स, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट होना शुरू हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है ये सोच के कि भाई इकोनॉमी के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बट उसके चक्कर में क्या होता है, क्राउडिंग आउट शुरू हो जाता है। क्राउडिंग आउट मतलब प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, कम करने लग जाते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। इफ गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक्स via SLR, then that much less money will be available for loans, क्योंकि अब गवर्नमेंट जब पैसा लेने लग जाएगी तो लोगों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, तो प्राइवेट कॉर्पोरेट बोरोवर्स वगैरह को कम दे पाएंगे बैंक, तो इसकी वजह से क्राउडिंग आउट हो जाती है, क्योंकि उनको अब इतना पैसा नहीं मिलता है बैंक से, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को ऑन द प्राइवेट बोरोवर्स, विच इज हार्मिंग द फैक्ट्री एक्सपेंशन एंड जॉब क्रिएशन। वही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ये सोच के बोरो कर लेता है कि भाई पैसा बोरो कर लेते हैं जिससे कि लोग के पास पैसा आएगा, सर्कुलेट होएगा और लोग खर्चा करना शुरू करेंगे, बट यूजुअली खर्चा करना शुरू नहीं करते, जिसको हमने बोला रिकार्डियन इक्विवेलेंस। इसके अलावा ये सोच के करते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी ज्यादा पैसा उनके पास आएगा तो वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोन का जो अमाउंट होता है वो बैंक ही ले लेगा, तो फिर बैंक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कैसे देंगे,
तो वो लोग कम लोन लेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, क्योंकि डिमांड बढ़ गई किसी चीज की तो लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं, तो क्राउडिंग आउट की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। फिर एक और तरीका होता है डेफिसिट फाइनेंस को वो करने के लिए कवर, प्रिंटिंग मोर मनी। बट जितना ज्यादा पैसा प्रिंट होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन भी तो वो क्रिएट करेगा। ठीक है, जब सप्लाई किसी चीज की बढ़ जाती है तो प्राइस भी तो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो व्हेन सेंट्रल बैंक प्रिंट्स मोर मनी टू पे फॉर गवर्नमेंट लोन विच इज कॉल्ड मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेटिंग अवे ऑफ डेट। ठीक है, कि भाई अपने डेट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन लेके आ गए। ठीक है। प्रो साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम फिजिकल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इकोनॉमिक बूम है तो फिजिकल एक्सपेंशन करिए, और काउंटर साइक्लिकल आईआरजीडी एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। आईआरजीडी मतलब होता है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट, विच इज द डिफरेंस बिटवीन लोन इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स एंड जीडीपी ग्रोथ रेट इन एन इकोनॉमी। ठीक है। ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर होता है कि भाई इकोनॉमी को अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टेबिलाईज कर देना, कि अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है तो उस हिसाब से खर्चा बढ़ जाए, अगर इकोनॉमी का खर्चा बढ़ रहा है तो कम कर दें। तो ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म जो इकोनॉमी के बजट को स्टेबिलाईज करने की कोशिश करे, मैकेनिज्म बिल्ट इनटू गवर्नमेंट बजट टू एड्रेस इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑटोमेटिकली बाय ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टू डिक्रीज द पब्लिक टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। अब 3 फंक्शंस हैं गवर्नमेंट बजट के। जस्ट अ सेकेंड। ओके, 3 functions of government budget: allocation, redistribution, stabilization. Allocation क्या होता है? जब government is providing certain goods and services which cannot be provided by the market, for example national defense, पुलिस, roads, railways, तो वो public good हो गए, वो चीजें जो government ही दे रही है हमें। Redistribution is collecting more taxes from the rich and use it for the welfare of the poor. Stabilization is during the economic slowdown government should spend more money to stabilize the economy. अब हम कुछ terms देखेंगे which is related to deficit finance। ठीक है, कुछ टर्म्स जो डेफिसिट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। या रिडम्पशन विच इज रीपेइंग द लोन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल विच इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल एन्यूटी। सिंकिंग फंड विच इज गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ स्पेशल फंड एंड कीप डिपॉजिटिंग मनी इट इन रेगुलरली। गवर्नमेंट एक फंड बना रहा है जिसमें वो पैसा रेगुलरली डाले जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है। Conversion, restructuring, converting old loan into new loan with modifications in interest and tenure is conversion. एवरग्रीनिंग क्या होता है? नए लोन्स लेना टू रीपे दी ओल्ड लोन। पुराना लोन हम दे नहीं पा रहे, उसको चक्कर में नया लोन ले रहे हैं कि पुराना पे करें, फिर हो रहा है, तो इसकी एवरग्रीनिंग अब ये चलता ही रहेगा। रेपुडिएशन, गवर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स ऑब्लिगेशन टू रीपे द लोन, मतलब गवर्नमेंट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उनको लोन रीपे करना पड़े। Fiscal consolidation and prudence, which involves the reduction in government expenditure to control its fiscal deficit, कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करे टू कंट्रोल इट्स फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 विच इज एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट 2003 क्या कहता है? ओरिजिनली इट रिक्वायर्ड यूनियन एंड स्टेट्स टू कंट्रोल देयर डेफिसिट विद द फॉलोइंग टारगेट। शुरू में जब ये आया था तो ये जरूरी था कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कंट्रोल करे इस टारगेट के साथ कि 2008 तक फिजिकल डेफिसिट कम हुए, यूनियन के लिए 3% ऑफ जीडीपी एंड स्टेट्स के लिए 3% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। By 2008, it eliminates the revenue deficit, make it 0% of their respective GDP और GSDP। ठीक है, 2008 तक एलिमिनेट करना रेवेन्यू डेफिसिट। अब एफआरबीएम के अंदर ट्रिगर मैकेनिज्म टू एस्केप डेफिसिट कंट्रोल क्लॉज। एफआरबीएम एक्ट सेक्शन 42 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर अ ट्रिगर मैकेनिज्म टू एस्केप द डेफिसिट कंट्रोल, कि किस तरीके से हम डेफिसिट कंट्रोल कर सकते हैं। रिलेटेड क्लॉज इन द एक्ट दैट इज गवर्नमेंट कैन ओवर क्रॉस द टारगेट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। किस तरीके से टारगेट कर सकता है? व्हेन नेशनल सिक्योरिटी, एक्ट ऑफ वॉर, नेशनल कैलामिटी, इफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड फर्म इनकम कोलैप्स, fall in the real output, GDP growth rate beyond X percentage, structure reform in the economy with unanticipated fiscal implications। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ वो है सिचुएशंस। तो अब नेक्स्ट आता है फिजिकल profligacy, which is this phrase is used to denote reckless, extravagance, wasteful expenditure of public money। जब पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट अननेसेसरी कहीं भी अनसन जगह लगा रहे हैं तो इसको बोल देते हैं फिजिकल प्रोफिगेसी। ठीक है, इफ गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू कीप द फिजिकल डेफिसिट विद इन 3.3% ऑफ जीडीपी, और अगर वो उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल स्लीपेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल स्लीपेज क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपना जो टारगेट है उसको भी क्रॉस कर जाए फिजिकल डेफिसिट का, तो फिजिकल स्लीपेज। फिजिकल प्रोफिकेसी क्या होता है? जब गवर्नमेंट अननेसेसरी एक्स्ट्रावेजेंट एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लोग पब्लिक के पैसों का।
एफआरबीएम एक्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट्स एक है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट टू शो इकोनॉमिक डेटा, जीडीपी ग्रोथ रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट क्या बताता है, टू एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द डेफिसिट एंड whether there is going to be any deviation from the target or not। तो ये फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट बताती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है नहीं कर रहा डेफिसिट को, एंड इज देयर कोई डेविएशंस है या नहीं है टारगेट से, ये सब चीजें बताता है स्टेटमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल अंडर एनके सिंह टू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कमिटी, यू शुड नो अबाउट इट, एफआरबीएम एक्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट आता है बजट मार्कमैनशिप। देखिए बजट मार्कमैनशिप इज पुअर, 15th कमीशन में ये आया। मार्कमैन क्या होता है, मार्कमैन होता है गनमैन हु इज स्किल्ड इन शूटिंग टारगेट्स। बजट मार्कमैनशिप हो गया एबिलिटी टू कीप इनकम एंड एक्सपेंस विद इन द बजट टारगेट और एस्टिमेट की एबिलिटी, उस मतलब एक तरीके से वो बंदा जो टारगेट में रखता है बजट को, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर एक टारगेट में एक कोशिश करते हैं कि टारगेट के आसपास ही रहे, उसे बोलते हैं। तो ये आया 15th कमीशन में कि बजट मार्कमैनशिप इज पुअर, ठीक है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन 2014, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सेटअप की कमिटी, डॉक्टर बिमल जलन, जिन्होंने सजेशन दिया हाउ टू डिक्रीज फिजिकल डेफिसिट, हाउ टू डिक्रीज सब्सिडी बिल एटसेट्रा। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द कमिटी व्हिच इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक फाइनेंस चैलेंजेस, कोरोना एक्स ग्रेशिया योजना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सेक्शन 12 requires national disaster management authority, a statutory body which is headed by the prime ministers, to recommend minimum standard of relief to person which is affected in a disaster। ठीक है, लोगों को रिलीफ देना जो डिजास्टर में इफेक्ट हुए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट के अंदर हमारे आते हैं दो बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। देखो रेवेन्यू बजट वो होते हैं जो डे टू डे होते हैं, टेम्पररी नेचर के जो खर्चे होते हैं। तो it is associated with income and expenditure that are of temporary in nature, 1 year or less, and do not result into creation of permanent capital, physical, financial asset। permanent nature के नहीं है, temporary nature के हैं। It is associated with the income and expenditure। what capital budget is associated that are of long term nature or result into creation of permanent capital financial assets जैसे कि land, building, equipment, shares, bond, government security। इसके एग्जांपल्स टैक्सेशन, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज एंड अदर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। Whereas for the capital budget, it's borrowing, disinvestment and expenditure on assets creation। ठीक है, बड़े एक्सपेंडिचर जो होते हैं, बड़े जो खर्चे होते हैं, बड़े जो एसेट्स होते हैं। जनरल बजट और रेलवे बजट में क्या डिफरेंस है, 1920-2021 में 1920-21 में एक्वर्ड कमेटी रिकमेंड किया था कि एक सेपरेट रेलवे बजट होना चाहिए। ये प्रैक्टिस चली थी इंडिपेंडेंस तक। First, the railway minister would present the railway budget in parliament, and after a few days, finance minister will present the general budget। तो पहले रेलवे बजट आता था, फिर हमारा नॉर्मल जनरल बजट आता था। जब से मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने मर्ज कर दिया रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ फ्रॉम 2017। अब एक ही बजट आता है। मोदी गवर्नमेंट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ डिस्प्लेइंग द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पहले प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सब अलग दिखाया जाता था, बट मोदी गवर्नमेंट में ये भी मर्ज कर दिया, स्टॉप कर दिया इसी प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज बजटिंग। बजटिंग के कुछ टर्म्स है, जैसे कि ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग, जिसमें क्या होता है, हम सिंपली कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिना मेजर करे अंडरलाइंग बेनिफिट एंड परफॉर्मेंस। बट परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर टाइड विद अंडरलाइंग बेनिफिट ऑफ परफॉर्मेंस। सच बजटिंग हेल्प्स मेजरिंग कॉस्ट बेनिफिट एंड एफिशिएंसी। इससे हम लोग बेनिफिट देखते हैं, मेजर करते हैं, प्रॉपरली एनालाइज करके देखा जा रहा है, तो उससे हेल्प करता है मेजर करने में कॉस्ट बेनिफिट एंड एफिशिएंसी। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल बजटिंग में हमने देखा कि अप्रोच क्या है, ऑटोमेटिक और इंक्रीमेंटल है। वेयर एज जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम जीरो बेस के साथ, कोई बेस नहीं मान के चलते। क्योंकि हमने ट्रेडिशनल बजटिंग में देखा कि हम लोग मेजर नहीं करते ना कोई भी अंडरलाइंग बेनिफिट और परफॉर्मेंस, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इसमें हम लोग जीरो एकदम फ्रेश से शुरू करते हैं। सो हर डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करना होता है अपना बजट, डिमांड्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। सनसेट बजटिंग क्या होता है, देखिए ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या हुआ, एक बार स्कीम लॉन्च कर दी तो वो परपेचुअली चले ही जा रही है, इवन आफ्टर द रिजाइम इज चेंजिंग, फॉर एग्जांपल मनरेगा, मिड डे मील। जीरो बेस बजट में क्या हुआ, स्कीम्स रिव्यू होती है, हर साल होती है, एंड वो डिसकंटिन्यू भी हो सकती है, कंटिन्यू भी हो सकती है, बिना और बिना मॉडिफिकेशंस के। बट सनसेट बजटिंग में क्या होता है, ये स्कीम्स एक डेडलाइन के साथ आती है, जैसे कि सन होता है ना, एक टाइम सुबह आता है और शाम को सेट हो जाता है। तो ये भी ऐसी कि आज आई स्कीम तो 15 बोल रखा है 2 साल बाद हट जाएगी, उस हिसाब से आती है, एक डेडलाइन के साथ जब आती है ना, जैसे कि मान लीजिए इतनी सब्सिडी दी जा रही है 2 साल के लिए, इस तारीख से शुरू हो रहा है, अगले 2 साल तक दी जाएगी, ठीक है। सो दिस स्कीम विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट आफ्टर द डेडलाइन, जस्ट लाइक द सन विल सेट आफ्टर सनसेट। क्लियर।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम 100% यूनियन फंड करती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, ठीक है, चाहे कोर स्कीम्स भी हो। नेक्स्ट आता है इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग एंड रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। देखिए इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होता है, गवर्नमेंट विल पे मनी फॉर द परचेज ऑफ इनपुट, गवर्नमेंट पैसा पे करेगा इनपुट्स खरीदने के लिए। देन ऑफिशियल्स कॉन्ट्रैक्टर विल बिल्ड रोड कॉलेज एंड प्रोवाइड स्किल एंड ट्रेनिंग। बट रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग क्या होता है, गवर्नमेंट विल डिफाइन रिजल्ट्स, डिफाइन करेंगे रिजल्ट, एग्जांपल डेली 15 किलोमीटर रोड बनाइए, मिनिमम 80% ऑफ स्किल ट्रेनिंग्स को जॉब प्लेसमेंट मिलेगी, तो गवर्नमेंट एक रिजल्ट बेसिस पे बता देगी इतना ही चाहिए। अगर वो रिजल्ट अचीव नहीं हुआ तो गवर्नमेंट में नॉट पे फुल अमाउंट एंड कट पेनल्टी। तो रिजल्ट बेसिस पे दे देगी आज इतना टारगेट पूरा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पैसे कटेंगे। और इसमें ऐसा हो गया गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया इनपुट के लिए, अब तुमको बनाना है। समझ आ रहा है? तो ये चीज थी, ये वाला पिलर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमारा पूरा पिलर 2 तक हमारा हो चुका है। अब हम पिलर 3 करेंगे कल से स्टार्ट। थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज आ चुका है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बैकलॉग क्रिएट कर चुके हैं, बट नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू कंप्लीट बाय 24 अप्रैल विच इज promised. So yeah, we will see you tomorrow with the pillar 3A, which is balance of payment, international trade and currency exchange. Thank you.